अस्सलाम वालेकुम जी, आसिफ महमूद हाजिर खिदमत है। धरना उठ गया जी, आज़ादी मार्च चला गया। आप कुछ दिन कह रहे हैं कि 1-2 दिन सड़कें बंद होंगी, उसके बाद मामला ख़त्म हो जाएगा। अब सवाल ये है कि इस पूरे आज़ादी मार्च के नैरेटिव में इससे पहले, इसके बाद आप और मैं कहाँ हैं, आम आदमी कहाँ है, महंगाई कितनी बढ़ गई है, मईशत किस रुख पर जा रही है। कोई अब हम सोचेंगे कि अब ये काबरीन पार्लियामान में वापस आएँ, कोई ढंग की बात करें। इस तरह की बातें हमने बहुत सुन ली, आवे जावे जावे जावे। गरीब कारकुनान थे इस धरने के अंदर भी, अमीर बड़ी बड़ी कनाल कनाल की गाड़ियों में आते थे, अमीर उलमा जो थे, और जो गरीब कारकुन था वो सामने बैठा हुआ था। तो बुनियादी सवाल यही है कि आज़ादी मार्च के बाद अब सियासी अकाबरीन के पास क्या आम आदमी के लिए कोई राय अमल है, या हमने यही तमाशा देखना है कि कभी इमरान खान, कभी मौलाना फजल रहमान, कभी कोई और। साथ ख्वाजा साहब हमारे आज के पहले मेहमान हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। साथ साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मुनीर अहमद साहब, तर्जुमान कंज्यूमर राइट्स ऑफ पाकिस्तान के, सर आपका बहुत शुक्रिया। मिर्ज़ा जवाद बेग साहब, साबिक जज हैं कंज्यूमर कोर्ट्स के, मिर्ज़ा साहब आपका बहुत शुक्रिया। और शेख याकूब साहब, रुकन कौमी असम्बली हैं, शेख साहब आपका बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब, आप कुछ हम तवक्को रखें कि सियासी गहमा गहमी थमी है तो आम आदमी भी ज़ेर बहस आएगा? मेरा ख्याल है ये तो जब सियासी गर्मा गर्मी चल रही थी, अवाम तो टॉप प्रायोरिटी है, क्योंकि ये मुल्क जो है ये अवाम का है। तो सियासी जमातें तो बेसिकली आती हैं या नारा लगाती हैं अवाम के लिए, अवाम लीडर चुनते हैं ताकि हमारे मुल्क को चलाएं और हम एक आसान और एक जिसको कहते हैं खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें, जो मुल्क में अमन हो, कारोबार हो, रोज़गार हो। लोग ज़िंदा रहना चाहते हैं, लोग एंजॉय करना चाहते हैं। अगर आप किसी भी शख्स से पूछें आप क्यों ज़िंदा हैं, आप क्यों क्या चाहते हैं, तो वो कहेगा जी मुझे रिस्क चाहिए, मुझे खुशहाली चाहिए, मुझे अमन चाहिए, पीस चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये तो पाकिस्तान की टॉप प्रायोरिटी जो है वो अवाम है। सियासतदान जो है वो प्रायोरिटी नहीं है, वो सियासतदान भी अवाम में शामिल है, लेकिन बेसिकली असल चीज़ जो है, यानी यहाँ पर जंग हो, पाकिस्तान में अमन हो, जलजला हो, अवाम इज़ द प्रायोरिटी। अवाम के लिए ही ये मुल्क है, ये अवाम का मुल्क है। इस तरह की चीज़ें तो देखें चलती रहेंगी। अगर आप समझते हैं कि ये मार्च ख़त्म हो गया है और मुल्क में अमन हो जाएगा, तो मैं एग्री नहीं करता। ये मुल्क थ्रू आउट ऐसे ही चलता रहेगा। एक मार्च ख़त्म होगा, एक और धरना शुरू हो जाएगा, एक और मुजाहरा हो जाएगा, कभी कोई और आज तूफ़ान आ जाएगा, कभी फ्लड आ जाएगा। देखिए मुल्क में ऐसे होता रहता है, मसाइल तो साथ साथ चलते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि धरना ना आए, धरना भी भले एक और आ जाए, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर कोई ढंग की कार्रवाई भी होना। मैं ये समझता हूँ कि पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव यानी दोनों में जो चीज़ जिस चीज़ का फुकदान है वो ये है कि लोग तो यही हैं। देखिए पॉलिटिशियन पाकिस्तान में वही हैं, यही पॉलिटिशियन किसी एक पार्टी में चले जाते हैं, फिर दूसरी में चले जाते हैं, फिर तीसरी में चले जाते हैं, फिर एक नई पार्टी बन जाती है। इशू ये है कि जो भी लोग हैं, जो भी सियासत में हैं और जो भी इस वक्त हुकूमत में हैं, उनको बैठकर, क्योंकि वो सब पाकिस्तानी हैं, चाहे तहरीक इंसाफ है, पीपल पार्टी है, PMLN है, मैं समझता हूँ ये सब वफादार हैं, ये सब मुहब्ब वतन हैं, ये सब पाकिस्तानी हैं। इन सब की प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि ये सीरियसली बैठ के, मतलब ख़ास तौर पे जो इक़्तिदार में हैं, ये जिसको कहते हैं ना एक स्ट्रेटजी बना के, एक मंसूबा बंदी करके कि हमने इकोनॉमी को कैसे ठीक करना है, हमने हेल्थ को कैसे ठीक करना है, हमने जुडिशल रिफॉर्म्स कैसे लानी है, और फिर उसके ऊपर अमल करें। देखिए इस तरह अगर कोई कहे ना कि मुझे बिल्कुल पीसफुल माहौल चाहिए, कि मैं इम्तिहान दे रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो लिहाजा घर वालों को का शोर नहीं करना, जैसे हम बचपन में करते थे अपने माँ बाप के साथ, वो ऐसा यानी मौसीकी चलती रहेगी, जिसने डिलीवर करना है इसके साथ करेगा। ये करना पड़ेगा। और ये प्रायोरिटीज़ को मेरा ख्याल में ये इनको बैठकर सबको ये अपने आप को रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा कि हम इन हालात में ही काम करना है। ठीक। शेख याकूब साहब, फजल रहमान साहब तो चले गए जी, बला टल गई आपके लिए। तो अब कोई आपके वजीर रोज़ एक न एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक नया शगुफा छोड़ देते हैं, सच्ची बात है, एक नई मुसीबत खड़ी कर देते हैं बल्कि इमरान के लिए। आप कोई ढंग का काम को तवक्को रखे होंगे, को आम आदमी के लिए भी आप कुछ करें जो ख्वाब दिखा के आप आए थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से भाई मौलाना साहब चले गए, या मौलाना साहब के आने से या जाने से हमने कोई ऐसा पेन नहीं लिया। ऑफ कोर्स एक टेंशन थी, बट हमने जो गवर्नमेंट के काम थे उसको कभी रोका नहीं जाता। गवर्नमेंट साइमल्टेनियसली चल रही होती है, और ऐसे नहीं था कि हम वरी हो कि हम एम्बेरस्ड हो गए और हमने अपने कामों में गुआर जाई। आपने देखा कि इस पूरे दौर में जब तक मौलाना साहब बैठे रहे, 10-11 दिन जितना भी बैठे रहे, इसमें जब भी मौका आया कैबिनेट की मीटिंग हुई, जब भी प्राइम मिनिस्टर साहब के बाहर के डेलीगेशन आए वो हुए, वो बातें हुई, हमने कोई उसके लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई चीज़ ऐसी नहीं की।
तो हमने उसकी वजह से ये नहीं कि हमारा कोई काम थम गया, हमारी मईशत के जो एक दिन रात एक करके जो हम काम कर रहे हैं। मैं आपको बता नहीं सकता कि हम जब हमने टेक ओवर किया, आसिफ भाई हर चीज़ में एक तो माफिया मौजूद थी और दूसरे हर चीज़ में प्रॉब्लम ये था कि मतलब ब्रशिंग अंडर द कारपेट वाला एक काम था। बीआरटी में भी माफिया थी जी, बीआरटी में भी माफिया थी ना। बीआरटी में देखें, आप मुझे उस रिदम में जाने दें जब मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ, तो अब जब आप उसमें आएंगे तो मैं उसका भी आपको जवाब दूंगा। तो हमने हर चीज़ को ठीक करने की कोशिश की और मैं खुदा करके कहता हूँ कि ये काम इतने डिफ़िकल्ट टास्क था कि कभी कोई गवर्नमेंट, जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स थी, कभी ये रिजॉल्व ही नहीं थी उनकी ये रिजॉल्व ही नहीं थी कि इनका हम अंडरटेक करते। आपने मौलाना साहब का जिक्र किया, मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, मौलाना साहब हर गवर्नमेंट में क्यों शामिल रहे? आपने कभी इस पर गौर किया है? जब 2/3 मेजॉरिटी थी नून लीग की, मौलाना साहब उसमें भी शामिल थे। जब उनको मेंबर्स चाहिए थे पीपल्स पार्टी, उसमें भी शामिल थे। तो इसकी कोई वजह तो होगी ना। वजह ये थी कि वो इस थ्रेट को हमेशा फील करते थे और इस थ्रेट के आगे बो डाउन कर जाते थे, कभी वो आगे स्टैंड नहीं करते थे। किस थ्रेट को? मौलाना साहब की थ्रेट को। मौलाना साहब उनको थ्रेट करते थे, उनको ब्लैकमेल करते थे, उनकी आर्म्स ट्विस्टिंग करते थे और गवर्नमेंट में शामिल होते थे। ये पहली गवर्नमेंट है जिसने उनको स्टैंड किया। सर, ये आपको क्रेडिट देना चाहिए कि हम किसी ब्लैकमेलर की ब्लैकमेलिंग में नहीं आए। यानी मौलाना साहब को फी सबीलिल्लाह, जैसे एमक्यूएम फी सबीलिल्लाह आपके साथ आई है, ऐसे मौलाना साहब किसी के साथ कभी नहीं गए। मौलाना साहब एमक्यूएम तो अशात दीन के लिए आपके साथ आई है ना, कि मदीना की रियासत आप बना रहे हैं, वो भी नफीस लोग थे, वो शामिल हो गए। उसमें भी कोई मफाद तो उसमें भी नहीं था ना। आप नई तारीख खोलना चाह रहे हैं। अब नहीं, मैं समझना चाह रहा हूं, मौलाना ब्लैकमेल करते थे, इन्होंने तो नहीं किया ना। एक प्रोटेक्शन मौजूद है इस वक्त, क्योंकि एमक्यूएम वो एमक्यूएम नहीं है जो अल्ताफ हसन के टाइम पे थी। आज वो एमक्यूएम नहीं है। एमक्यूएम पाकिस्तान है इस वक्त। ये पाकिस्तान, वहीं पर पाकिस्तानी लोग हैं और ये जितने भी लोग हैं ये पाकिस्तान नहीं, वो उतने ही मुबद्दिल फजल रहमान साहब। मैं तो सियासी हिकमत अमली की बात कर रहा हूँ। सियासी हिकमत अमली यही होती थी कि मौलाना साहब की 2 भी सीटें होती थी या 4 भी सीटें होती थी, उनका बंदा तो हो सकता है सियासी बसीरत तो वो मुनासिब समझते हैं कि मौलाना के बगैर हम नहीं चल सकते, हमने उनको साथ रखना। तो फिर हमने तो चलना मुनासिब समझ लिया है, हम तो चल रहे हैं। हमने पहली दफ़ा अंडरटेक किया है कि आई विल डू विदाउट यू, और हम चल रहे हैं। लेकिन आप चल ही रहे हैं ना, कोई कर तो कुछ नहीं रहे। आप देखिएगा इंशाल्लाह आपके सामने आएंगे रिजल्ट्स। अभी पॉजिटिविटीज़ आना शुरू हो गई हैं इकोनॉमिक्स में। आपको क्या क्या चीज़ में गिनवाऊँ? इस वक्त आपकी जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है वो आपने उस पर उसमें 28 पॉइंट्स आपने अपनी पोजीशन मुस्तहकम की है। 136 से आप 108 पे आगे हुए। जिस हुकूमत का, मेरी छोटा सा यार सुन लें, ये जो ईज़ ऑफ बिजनेस के जो इंडेक्स है ना, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। हम तो सादा से लोग हैं, हम तो जिससे मिलते हैं वो चीख रहा है कि ये चीज़ यूँ हो गई, हुकूमत ने ये कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, यहाँ हमें टेंशन का शिकार कर दिया, ये चीज़ उलझा दी। जिस एक सादा सा सवाल है कि जिस हुकूमत का वज़ीर ख़जाना टीवी चैनल्स के सामने खड़े होकर इतने एतमाद से गलत बयानी करें कि 17 रुपए या 7 रुपए किलो वो टमाटर बेच दिए, मिस इन्फॉर्मेशन थी। मैं एग्री करता हूं। तो जिसको मुल्क के टमाटरों का नहीं पता, उसके इंडेक्स का शेख साहब क्या एतबार। और वो जो वज़ीर तिलात बाद में आई, उन्होंने मटर बड़े सस्ते कर दिए, 5 रुपए किलो मटर कर दिए। यही टमाटर ये पड़े पड़े फसलों में वहीं पे ज़मीनों में गल जाते हैं कि उठाते नहीं, इसलिए वो इतना सस्ता हो जाता है कि वो उसको उठाने का और मार्केट तक लाने का खर्चा इतना होता है कि वो 17 रुपए में। जो मटरों और टमाटरों की गलत बयानी कर ले, उनकी इंडेक्स का कोई एतबार है? किसी इकोनॉमिक इंडेक्स का? हाँ, जो हुकूमत मटरों और टमाटरों की कीमतों पे गलत बयानी करे, उसके मुआशी इंडेक्स का कोई एतबार है? आपको समझने की एक ज़रूरत है, वो ये है कि देखें, ये पेरिशेबल चीज़ें हैं और ये सीजनल चीज़ें होती हैं, और ये पाकिस्तान में सारा साल नहीं होता टमाटर। ये 2 महीने एक इलाके में होते हैं, 2 महीने दूसरे इलाके में होता है, और 2 महीने दूसरे, इस तरीके से इसमें गैप आता है। कभी आप अफगानिस्तान से इम्पोर्ट कर रहे होते हैं, कभी आप इंडिया से, जब आपके ताल्लुकात ठीक थे, ट्रेड आपकी वहाँ से हो रही होती थी, इस वक्त आप ईरान से मंगवा रहे हैं। पाकिस्तान का टमाटर थ्रू आउट द ईयर नहीं होता, 17 रुपए किलो की बात कर रहा हूं। जब आप इम्पोर्ट कर रहे हो तो जब उसकी शॉर्टेज होती है, ये डिमांड एंड सप्लाई की बात है, सीधी सी बात है। इसमें ये नहीं है कि भाई हम कोई टमाटर को हमने कोई रिजर्व कर लिया है, हमने कोई होल्ड कर लिया, ऐसी तो बात नहीं है ना। अब गवर्नमेंट को इस पर ब्लेम करना कि यार एक कमोडिटी है जो, चलिए आप ये तो कह सकते हैं कि हमने डॉलर से टमाटर महंगा कर दिया, हमने अमेरिकी मईशत की टांगें जोड़ दी। अब एक चीज़ बताऊं डॉलर के बारे में, आप गौर से सुनिएगा मेरी बात। ये फॉर द फर्स्ट टाइम इन द पाकिस्तान हिस्ट्री हुआ है कि डॉलर इतना मुस्तहकम हुआ है कि आप कभी भी देखें पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी भी। ये तो आपके कमाल है कि आपने रुपए की वजह डॉलर को मुस्तहकम करने लगे। मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात पूरी होने से, क्योंकि वो रिदम खराब होते तो बात ही खराब हो जाती है। ठीक है, मैं आप खामोश। देखिए, डॉलर को मुस्तहकम हमने इस यूँ किया है कि कभी भी पाकिस्तान की प्रीवियस हिस्ट्री में आप देखिएगा कि डॉलर की डिस्पैरिटी जो इंटर बैंक और जो बाहर की मार्केट के रेट होता था डॉलर का, उसमें 1.5 रुपए से कम कभी भी नहीं होता था। इस वक्त आप जाएं, आप चाहे बैंक से खरीदे, आप बाहर से खरीदे, सिर्फ 10 पैसे का। अच्छा, सादा से जो हो रहा है आप उससे मुतमईन हैं?
मैं 200% मुतमईन हूँ, क्योंकि हमने डायरेक्शन ठीक कर ली है। हमने डायरेक्शन ठीक कर लिया सर, कर लिया स्ट्रक्चरली चीज़ों को ठीक किया है, और उसके रिजल्ट्स आपके पास आएंगे। ठीक है मुनीर साहब, रिजल्ट आएंगे आपको। मुनीर साहब जी, ताजिर भी अपनी बात मनवा लेते हैं। अभी जो खरीदने जाता है बेचारा, जो कंज्यूमर है बेचारा मस्कीन, उसके लिए कुछ वाकई ऐसे कुछ आ रहे हैं साइंस की मईशत बेहतर हो रही है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। बड़ा ताजिर तो इनसे वैसे ही अपनी बात मनवा लेता है, वरना ये ना माने तो वो कहीं और से मनवा लेते हैं, इनकी ऐसी तैसी, ये कैसे नहीं माने। लेकिन आम आदमी कहाँ जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आसिफ साहब, इसमें जो धरने से अगर लिंक भी किया जाए तो कोई भी धरना उठा लें, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कोई पार्टी हो, तो वो बात क्या करते हैं अवाम की कि जी महंगाई हो गई। चाहे 2008 से आप धरना उठाएं तो उसके मेन एजेंडा आइटम्स में ये होता है कि आम आदमी पिस रहा है और महंगाई हो गई। और रॉबर्ट कैनेडी ने एक दफ़ा अपनी स्पीच में कहा था कि कंज्यूमर्स वो तबका है जो सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड है। तो अमेरिका में भी अगर ये बात ठीक है तो पाकिस्तान में और ज़्यादा। यहाँ कंज्यूमर कहाँ खड़ा है? कंज्यूमर इनके आने से कितना मुतमईन हुआ है? मेरे ख्याल से जो प्राइसेस हैं उसका इंसिडेंस जो हुआ है पॉवर्टी का, वो तो लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो काफ़ी कम हुई है, और ये काफ़ी ऑब्जेक्टिव वेरीफाइबल डेटा से ये चीज़ चेक भी हो सकती है। लेकिन पॉइंट ये है ना कि अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एक तो कंज्यूमर को आपने रिलीफ देना था जो सब मिल नहीं रहा। अब यूटिलिटी स्टोर का एक पैकेज आया है कि शायद चीज़ें कुछ सस्ती मिलें, लेकिन उसके अलग गवर्नेंस इशूज़ हैं। लेकिन अगर इसके थोड़े से एक और एंगल पे अगर हम बात कर लें तो चलें, ये ठीक है कि मुल्क की बहुत बुरी हालत थी, उसको ठीक करने में बड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर थी जिसमें मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा टाइम लगना चाहिए। मिसाल के तौर पे कंज्यूमर जो है वो एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, तो ये तमाम सूबों में इसकी लेजिस्लेशन हुई। इस्लामाबाद में 1995 में लेजिस्लेशन हुई और कानून में ये था कि अभी कोर्ट बनेगी। अब 1995 से लेके तकरीबन 24 साल हो गए हैं, इस्लामाबाद शहर में जहाँ बैठे हैं यहाँ पे कंज्यूमर की अदालत नहीं। अल्टरनेट रिलीफ तो है ना? अल्टरनेट रिलीफ नहीं है ना जी, एक जज साहब को एडिशनल ड्यूटी दी हुई है। तो एक अलग पिंडी में 17 कोर्ट्स हैं, यानी पूरे पंजाब में 17 कोर्ट्स हैं, KPK में हैं। पिंडी में या पंजाब में? पंजाब में पूरे पंजाब में 17 कोर्ट्स हैं। तो वो भी कम है, वो भी कम है, लेकिन चलें वो दो काफ़ी अरसे से काम कर रही है ना, 7-8 सालों से काम कर रही है। और ये इशू जब नई गवर्नमेंट आई तो हमने इनको ये जो ईज ऑफ बिजनेस का उन्होंने बताया, ये वाकई ठीक बात है? देखिए ये इस पे इख्तिलाफ हो सकता है वो ऑब्जेक्टिव वजह से कि मतलब अब किस के लिए ईज ऑफ डूइंग। नहीं, आप जनरल बताएं। जनरली तो मेरे ख्याल से वो और ज़्यादा डिस्करेज हो रहे हैं लोग। उसकी वजह ये है क्योंकि जो डॉक्यूमेंटेशन ड्राइव होती है तो वो फिर नेचुरली एक टेंट होता है लोगों का। अब कोई ऐसी उम्मीद है कि इस वक्त हालात खराब है, इमरान खान ने कुछ स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए, कल कुछ चीजें ठीक हो जाएंगी, कोई ऐसे कुछ साइन है? अपेरेंटली लग तो नहीं रहा जी इतनी शॉर्ट टर्म में कुछ चीज़। अब कल का आप डेटा उठा के देख लें, जो 3 महीने की गाड़ियों की सेल है उसमें 40% डिक्रीज है। तो किस चीज़ में, मतलब इसका मतलब उनकी गाड़ियां नहीं बिक रही ना, सेल्स नहीं। मैं आपकी तरफ आता हूँ सर, मैं जरा बिजनेसमैन भी हमारे पास बैठे, मैं सर आपकी तरफ आता हूँ, आप रिटायर्ड जज हैं, आपसे समझना है बहुत कुछ। जो ये चीज़ कंज्यूमर के वाले से अगर आप सिर्फ 2 मिनट दें तो मैं 2-3 इशूज मैं सर दोबारा आता हूँ उस तरफ। ईज ऑफ बिजनेस पे उन्होंने बात की। देखिए मैं बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल, बिल्कुल न्यूट्रल स्टेटमेंट आपको दूं। बिजनेस करना पाकिस्तान में मुश्किल हो गया है और ज़्यादा इनके आने से, ये मतलब सिचुएशन की वजह से। यस, इस गवर्नमेंट में रीज़न उसकी मैं आपको बता दूं क्या है। रीज़न ये है कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही। ठीक है। देखिए हमारे काम क्या होते हैं, ज़्यादा हमारे काम होते हैं बिजनेसमैनों के, हमें परमिशन चाहिए होती हैं। सपोज़ हमने कोई बिज़नेस सेटअप करना है तो वहाँ की म्यूनसिपैलिटी से परमिशन लेनी है। सपोज़ लाहौर में है तो LDA से परमिशन लेनी है। कोई हमने किसी ना किसी महकमे से काम पड़ता है बिजनेसमैन को, ख़ास तौर पे बड़ी कंपनीज को। छोटे दुकानदारों को तो चले इंक्रोचमेंट लेवल तक ताल्लुका उनको काम पड़ता है, या टैक्स वालों से। हमें तो रेगुलेटर्स, मिनिस्ट्रियों से बहुत ज़्यादा काम रहता है। तो क्या रवैया ठीक नहीं है? नहीं, काम ही नहीं करते। आप हैरान होंगे कि यानी जो जानने वाले भी हैं, यानी हम मोस्टली 90% ब्यूरोक्रेट्स को तो हम वैसे पर्सनली भी जानते हैं, एक जुमला लिख के आगे फॉरवर्ड, यानी कोई डिसीजन नहीं कर रहे, जानने वाले भी नहीं कर रहे। ये बात वैसे मैं बताऊं, ये शेख साहब हमारे जो MN है इनको भी पता होगी। ऐसी बात लिखे TV पे अपनी पार्टी को डिफेंड करना और बोलना ज़रा एक मुश्किल काम है। रियलिटी में बहुत सारी बातें सबको पता होती हैं। इवन ये बात इमरान खान साहब को भी पता है। ये जो नैब ऑर्डिनेंस में चेंज आना चाह रही है या प्रपोज हो रही है, मेजर रीजन उसकी ये है कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही। और आपको पता है ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो उनको भी मिले हैं जाके। इसका मतलब है कि इमरान खान ये अखबारों में नहीं आई चीज, पूरे ब्यूरोक्रेट्स जितने अखबारों में आ गई है, वो जाके अखबारों में बाजवा साहब को भी मिले, अखबारों में आ गई है। और देखें रीजन क्या है। रीजन ये है कि उन्होंने नहीं सुनी होगी। नहीं, मैं बताता हूं, मैं एग्री करता हूं। रीजन देखें, रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं। रीजन बड़ी सिंपल है। ये आप तो माशाल्लाह इतने सीनियर वकील हैं, मुझे आपने 6 महीने
सपोज एक मैं शरीफ आदमी हूँ, मैंने कोई बेईमानी नहीं की, मुझे आपने अखबार में आया, टीवी में आया कि जी ख्वाजा साद को हथकड़ी लगा के जेल डाल दिया। मेरा खानदान भी तो है ना, मेरे बीवी बच्चे बहन भाई, मुझे शहर में 1 लाख आदमी जानता है, मेरी इज्जत खत्म हो गई। ठीक है, मैं चोर नहीं हूँ। अच्छा, मेरा मुकदमा जो है वो चलता ही नहीं है, ब्यूरोक्रेसी डर से नहीं कर रही है, कल को फंस जाऊंगा। देखें जितने ब्यूरोक्रेट पकड़े हुए हैं वो केसेस कहाँ गए उनके। अब देखिए सपोज 1 साल के बाद ये बरी हो जाते हैं, अदालत कहती है जी ये साफ लोग हैं, इज्जत कहाँ से वापस 1 साल इनको जो जेल में रखा गया और जो जलील किया, ये तो खत्म हो गए। शेख साहब, ये जो कंसर्न है, अब ये तो एक बिजनेसमैन इंडिपेंडेंट आदमी है जी, इमरान के हक में भी बोलते हैं, जायज तनकीद भी करते हैं जी। तो आप कह रहे थे कि ईज ऑफ बिजनेस के इंडेक्स आप बता रहे थे, ये यहाँ पे जो इंडेक्स खोला ये तो कुछ और बता रहे। सादा सी मिसाल मुझे देनी पड़ेगी, मेरे ख्याल में सादा सी मिसाल ये है आसिफ भाई कि एक बंदा गली महल्ले में रहता है और गली महल्ले के कोने पे दुकानदार बैठा हुआ है, ठीक है ना जी, और उससे सौदा लेता है महीने के बाद उसको पेमेंट करता है। जब वो 2-1 महीने नहीं देता फिर उसके बाद उसके बारे में गलत बोलना शुरू कर देता है, उसके बाद उसको सौदा नहीं देता, उसको अपनी दुकान के करीब भी नहीं भटकने देता, ठीक है। ये चीज़ हमारे पाकिस्तान में उस वक्त थी जब हम आए थे। आज ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को आप सिंबॉलिक ही समझे, बट एटलीस्ट आपको जो बाहर के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो भी डोनर्स हैं, वो आपको अच्छे अल्फाज में याद करते हैं। नौकरी पर रख लिया IMF से लेके वो तो आपसे खुश हो गए, बात करते हैं ना, ये तो वो जो सारा गली में एक बंदा है उसको जिसको पता नहीं वो बात करता है ना। नहीं, आपने कहा ना कि मैं सादा अंदाज से बात करूं तो मैं सादा सवाल पूछूंगा। मैं सादा से अल्फाज में समझाने की कोशिश की है कि आज पाकिस्तान का इमेज बन गया हुआ है, आप डोनर्स आपके पास आपको देने को तैयार हैं और आपके बारे में अच्छा बोल रहे हैं, तो अच्छा बोलने डोनर से लेकर के आप ईज ऑफ बिजनेस होता है और मैशत बेहतर होता है। देखिए आपकी क्रेडिबिलिटी ठीक हो गई। अभी आप एक मिसाल दे रहे थे कि आपके बारे में क्लासरा साहब ने कहा कि शेख साहब को मिनिस्टर होना चाहिए। क्रेडिबिलिटी कोई एक छोटी मोटी होगी जिसकी वजह से उन्होंने कहा होगा ना। अब बात ये कि यहाँ जब वर्ल्ड बैंक आपके बारे में ये कहता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आपने रैंकिंग अपनी अच्छी कर ली हुई है, पाकिस्तान का इमेज ठीक हो गया है, दुनिया में ये खबर जा रही है कि पाकिस्तान में अब इकोनॉमिक माहौल बड़ा ठीक हो रहा है, करप्शन नहीं है वहाँ पे। ये किस मुल्क की बात करें, करप्शन नहीं है? मैं इसी मुल्क की बात कर रहा हूँ, करप्शन नहीं है। आप मुझे बताइए कि ये जो वेब पोर्टल है हमारा वो किस पर्पस के लिए, वो किस मर्ज की दवा है? पोर्टल पे कंप्लेंट करें, पोर्टल पे दुनिया चीख रही है कि जिसके खिलाफ कंप्लेंट करें उसी को आप फॉरवर्ड कर देते हैं। मैं वही देखिए, मैं किसी बताऊं, अभी आज मेरे ऑफिस में बैठ के मेरा एक पड़ोसी आया और उसने कहा जी ये वेब पोर्टल आपका बड़ा इफेक्टिव है। मैंने कंप्लेंट की है कि मेरा ये मसला था, कोई इलेक्ट्रिसिटी का उसका कोई इशू था, कहते हैं दूसरे दिन बंदे आ गए और मेरे मसले एडजस्ट कर। ठीक है मिर्जा साहब, अब हम आपकी तरफ आते हैं। ताजरों की बात भी होगी, बड़े बड़े मईशत के जो बड़े बड़े बिग गन्स हैं उनकी, एक आम आदमी बेचारा जो है उसके लिए भी कुछ आपको महसूस हो रहा है कि इस हुकूमत के आने से जो चीज़ें ख़रीदने जाता है उसको भी कोई रिलीफ, उसका भी कोई हक, उसको नाकिस चीज़ें दी जा रही हैं, मेडिसिन तक जाली हैं, 2 नंबर हैं। डॉक्टर्स 3 साल आपको मेडिसिन खिलाता है, फिर पता चलता है हॉस्पिटल से मेडिसिन उठा ली गई है। खुद मेरे साथ हुआ, मैं शिफा हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट ले रहा था, 3 साल लेता रहा, अब दवाई लेने की जी कंपनी ने उठा ली है। क्यों उठा ली है कोई बताने को तैयार नहीं है। क्या डैमेजेस हुए उस मेडिसिन से, हमें कोई चीज़ आई है तो ये तो बताओ। अब इस पर मेरी ही मिसाल ले लें तो क्या क्या रिलीफ मिल सकता है मुझे? असल में धरना जो है ना, धरने से पहले इशू मुल्क में महंगाई का था और धरना उठने के बाद दोबारा ये महंगाई का अफरियत जो है ये खुलकर सामने आएगा। उसका इलाज ये है कि एक टर्म इस्तेमाल होती है कंज्यूमर लॉ में, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। ये सारी चीज़ें जो हैं जो आपने फरमाया ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की वजह से। और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के बारे में मैं अर्ज़ करूँ कि इंडिया का जो कंज्यूमर लॉ है उसमें भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को अहमियत दी गई है। इस्लामाबाद का जो लॉ है उसमें भी इसको अहमियत दी गई है और चारों सूबों के जो कवानीन हैं उनमें भी है, लेकिन सिर्फ पंजाब में नहीं। पंजाब में इस चीज़ को बैन किया गया एक लिहाज से, उस कानून में से मैं नहीं समझता कि किस वजह से आउट रखा गया है, उसको कानून से बाहर रखा गया है। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं, बहुत सारे शोबे ऐसे हैं जिनको कंज्यूमर एक्ट पंजाब वाले से उसके दायरे से बाहर रखा गया। अच्छा, क्या लोगों को कंज्यूमर राइट्स में जाकर कुछ वाकई रिलीफ मिलता है? कंज्यूमर लोग समझते हैं जी जो हो गया हो गया जी, अब जाएंगे क्या रिलीफ मिलेगा, खामखा वक्त जाया होगा। जी हाँ, कंज्यूमर राइट की जो अदालतें हैं वो एक ऐसा किरदार अदा कर रही हैं जिससे लाजमी मुल्क की मईशत पे अच्छा असर पड़ने का मसलन क्या कर रहे हैं। और उनके जो फैसले हैं वो जब किसी भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के ख़िलाफ़ कोई आर्डर करते हैं और कानून की खिलाफ वर्जी
के ऊपर एक्शन लेते हैं, उससे ये होता है कि अवाम में एक एतमाद पैदा होता है और कंपनीज जो हैं जिनके खिलाफ ऑर्डर होता है उनको एक किस्म की नसीहत। आप मुतमईन हैं कितने लोग आ रहे हैं कंज्यूमर कोर्ट्स के पास और इतने आने चाहिए आपके ख्याल में? जितने लोग आ रहे हैं आप उससे सेटिस्फाइड हैं कि हाँ अप टू सेटिस्फैक्ट्री लेवल लोग आपसे रुजू कर रहे हैं? ये बिल्कुल सेटिस्फेक्शन की बात है, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस्लामाबाद का जो कानून है कंज्यूमर का, उसमें कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें हैं जो कि पंजाब के कानून में इंट्रोड्यूस होनी चाहिए, और उनमें अगर इजाफा कर दिया जाए पंजाब में उन चीज़ों का, तो पंजाब। लेकिन इस्लामाबाद में कानून की उन चीज़ों से आम आदमी को क्या रिलीफ मिला सर? मिलता है रिलीफ उसमें, जैसे कि वेब पोर्टल की बात हो रही है। वेब पोर्टल से अगर लोगों को इंसाफ फौरी तौर पे ना भी मिलता हो, कम अज़ कम उनकी अशकोई इस लिहाज से हो जाती है कि जिसके खिलाफ शिकायत होती है उसी के पास इमरान खान उसको भेज देते हैं कि जाओ। उसको भी नसीहत होती है, उसको कोई नसीहत नहीं होती, दे जाए सर, कोई नसीहत नहीं होती। इस वक्त आपका ये जो ऑफिस है, शेख साहब भी सुन रहे हैं, ये जो टैक्स वाला ऑफिस है जहाँ पे गाड़ी की रजिस्ट्रेशन होती है, खुलेआम रिश्वत चल रही है, आपको जलील किया जाता है। अगर आप खुद अपनी गाड़ी का टैक्स देने जा रहे हैं, आपको जलील करते हैं, उसके पास जाओ, ये फॉर्म मिसिंग है, ये चीज़ रह गई है, और टाउट को पैसे दो तो 1 घंटे में काम हो जाता है सर। इमरान खान को सब पता है, इसीलिए कैपिटल एडमिनिस्ट्रेशन को सब पता है। चीफ कमिश्नर ने जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है और शरीफ आदमी ने, वो व्हाट्सएप नंबर व्हाट्सएप पर रजिस्टर्ड ही नहीं है। अदालत का रोल इसके बाद आता है। जब वेब पोर्टल पे कंप्लेंट पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, उसके बाद अदालत का रोल है। अच्छा, वेब पोर्टल बनना कंज्यूमर राइट्स के इस पूरे सिस्टम के इनफेक्टिव होने का सबूत नहीं था कि यहाँ से तो कुछ नहीं हो रहा, तो चलो इमरान खान ने एक पोर्टल बना दिया, शहंशाह जहांगीर के दरबार में रस्सी लटक गई है। मैं अर्ज करता हूँ, जैसे मुनीर साहब ने जिक्र किया, इस्लामाबाद में कंज्यूमर लॉ जो है वो इफ़ेक्टिव उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया और प्रॉपर कोर्ट्स नहीं बनाई गई। इस वजह से ये मसला बना। ये ज़रूरत वेब पोर्टल की इस वजह से पेश आई कि इस्लामाबाद में अदालत ही कोई नहीं, कानून है लेकिन अदालत के बगैर। तो जब अदालत के बगैर कानून होगा तो फिर अफसरों के रहमो करम पे होगा। ये अगर जैसे मैंने एक मिसाल दी थी कि 3 साल आप एक दवाई खाते हैं, जी 3 साल के बाद आपको वो बताता है कि ये दवाई कंपनी ने उठा ली है, सही, लेकिन वो आपको ये नहीं बता रहा कि ये क्यों उठाई गई। वो डॉक्टर जो आपसे हैवी फीस चार्ज करता है सिर्फ मशवरे की, सही, रूटीन में जब आप वैक्सीन लेने जाएं तो वो डॉक्टर आपसे हैवी फीस चार्ज करता है सिर्फ मिलने की, दीदार कराने की। वो भी आपको एक SMS करके ये सहमत नहीं करता बताने की कि ये दवाई, इसमें ये साइड इफ़ेक्ट्स थे, ये हमने उठा लिया, आप प्लीज़ फलां टेस्ट करवा लें कि कितना बेड़ा गर्क हो चुका है आपका। सही। डॉक्टर अतर राना साहब ये भी नहीं बताते। अब यहाँ पे कंज्यूमर क्या करें? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो आपने सवाल किया कि क्या ज़्यादा लोग अगर अदालत में आएंगे तो अच्छी चीज़ है, तो मेरे ख्याल से ये बड़ा क्वेश्चन में इसमें दोनों साइड पे है। अगर ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो उसका मतलब है ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। आइडियली तो ये है कि सिस्टम अच्छा हो और थोड़े लोग आएँ, लेकिन कम लोग आ रहे हैं तो ये भी तो सकता है कि वो कहें कि नई मुसीबत पड़ेगी। इसमें बेसिकली 2 इशूज़ हैं, एक तो अवेयरनेस नहीं है और दूसरा लोग अदालत कचहरी का नाम सुन के वैसे ही डर जाते हैं। और वो जो एक्स्ट्रा एफर्ट करनी है ना, वो एक्स्ट्रा एफर्ट करने के जी कौन जाए और कौन जाके कंप्लेन करे, क्योंकि एक जहन में एक माइंडसेट बना है कि बहुत मुश्किल है ये काम। तो ये अवेयरनेस का इशू भी है और एक इनहेरेंट जो लिथार्जी है, क्योंकि अदालतों में लोगों को देखते हैं कि बहुत लोग अक्सर दुआ देते हैं कि जी अल्लाह अदालत कचहरी से बचाए। तो इसमें आसिफ साहब एक जो चीज़ जो आपने हॉस्पिटल की बात की ना, एक कंज्यूमर, देखिए कंज्यूमर कोर्ट में जैसे जवाद साहब ने कहा कि जब ये उसको एग्जॉस्ट कर लिया उसने सारे मीन्स, तो वो कंज्यूमर कोर्ट में आएगा। इस्लामाबाद में एक डेडिकेटेड कोर्ट नहीं है, तो फिर होता क्या है कि एक एडिशनल चार्ज किसी जज वो आप बता चुके हैं, वो तो आप बता चुके हैं। एडिशनल चार्ज में क्या है कि उसके पास 10 और काम है और एक उसको कंज्यूमर को केसेस भी देखने, तो शायद केसेस इतने होंगे, वो क्या सेटअप बड़ा करते हैं भाई। मैं आपको इस्लामाबाद आपको एक बड़ा शायद अच्छी चीज़ भी है बुरी भी है, लेकिन एक मेजर अस्पताल को आप सिर्फ गूगल करें, हाजरा बीबी केस, 1.5 करोड़ रुपए जुर्माना हुआ उस अस्पताल को, क्योंकि उस औरत का 3 साल गलत इलाज होता रहा और उसको बाद में पता चला कि TB थी, तो उसने कंज्यूमर लॉ के तहत एप्लीकेशन दी और कंज्यूमर कोर्ट ने उसको 1.5 करोड़ रुपए फाइन किया अस्पताल को कि आपने सिर्फ अपने पैसे बनाने के लिए। चलिए इसको मजीद इजी करते हैं, यानी अगर किसी को हॉस्पिटल से गलत ट्रीटमेंट मिले वो कंज्यूमर कोर्ट में जा सकता है। और इवन फिर ये चीज हॉस्पिटल्स के बाहर लिख के क्यों नहीं लगा दी जाती जज साहब? ये चीज हॉस्पिटल्स के बाहर लिख कर क्यों नहीं लगा दी जाती कि अगर यहाँ से आपके साथ गलत ट्रीटमेंट हो, आपको गलत दवाई दी जाए, गलत तशखीस हो, तो आप यूं कार्रवाई? बैंकों के बाहर तो लिखा होता है। मैं अर्ज करता हूँ, मैं ये बात दोहराना नहीं चाहता कि इस्लामाबाद में अदालतें मौसर नहीं हैं कंज्यूमर की, लेकिन पंजाब के हवाले से मैं ये ज़रूर करूँगा बात कि पंजाब में जितने भी इदारे हैं कौमी नौइयत के, वफाकी नौइयत के, उनको
क्या उसको कहते हैं कि एग्जाम्प्ट किया गया इस कंज्यूमर एक्ट की डेफिनेशन से, उसके दायरा इख्तियार से एग्जाम्प्ट किया गया। मसलन कहते हैं कि जी मोबाइल कंपनी के ख़िलाफ़ जो भी शिकायत है वो पीटीए को करे, पीटीसीएल के ख़िलाफ़ जो शिकायत है वो पीटीए को करे, और नशरियाती इदारों के ख़िलाफ़ अगर कोई शिकायत है पैमरा को करे। यानी वो कुल्फ़ी बेचने वाला अगर गलत कुल्फ़ी बेचा तो वो आपके पास आ जाए, तो बाकी सारे मुतल्लिका इदारों के पास। खालिद साहब दो सवाल आपसे। मैं थोड़ा सा एक बात कर लूँ, जैसे खुद ही हमारे मोअज़्ज़ज़ दोस्त बता रहे थे, पाकिस्तान में डिफरेंट लॉ एंड कवानीन है। जैसे ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी अलग है जो ड्रग्स को अप्रूव करती है, इसी तरह हेल्थ एंड फूड के लिए एक अलग अथॉरिटी है। जैसे एक रेस्टोरेंट में आपने खाना खाया, आप बीमार हो गए, तो आप कंज्यूमर के कोर्ट में नहीं जाएंगे, आप हेल्थ एंड फूड जो डीजी हेल्थ सर्विसेज है, जो भी पंजाब का या लाहौर का या इस्लामाबाद का, उसको मैंडेट दिया हुआ है कानून ने कि वो सैंपल ले सकता है, वो जाके कलेक्शन कर सकता है, उसको छापा मार सकता है और उसके ख़िलाफ़ वो मुकदमा। इसी तरह टेलीकॉम का कोई इशू है तो उसके लिए देखें ये होती हैं एक्सपर्ट जजेस चाहिए आपको। अब टेलीकॉम का जो कोई इशू है तो वो कंज्यूमर कोर्ट का जज उसमें क्या फैसला करे, उसके लिए आपको टेलीकॉम का एक्सपर्ट चाहिए। बेसिकली जो सवाल था वो सारा हम उसमें थोड़े कंफ्यूज हो गए, क्या कंज्यूमर कोर्ट की वजह से महंगाई रुक जाएगी? तो मेरा जवाब है नहीं। नाकिस फरोख्त रुक जाएगी, महंगाई तो चले, एक अलग बात है। कंज्यूमर कोर्ट जो है ना जी, वो अगर किसी ने लिखा हुआ है अखबार में कि ये गोली खाने से नींद आ जाती है और आपको अगर नींद नहीं आ रही और आपने उसको देखकर उस एडवर्टाइजमेंट को वो खरीदी थी, तो आप कंज्यूमर कोर्ट में कह सकते हैं जाके जनाब मेरे साथ धोखा हुआ है, या कोई कहे कि ये घी माँ के दूध से भी, माँ के प्यार से भी खालिस। जी जी। तो लेकिन देखें मसला ये है कि ये इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन है कि अगर आपको खाने पीने चीजों की शिकायत है तो आपको फूड वाले तो इतना गुंजाइश है, मेडिकल स्टोर से 2 नंबर दवाई मिली है तो कहाँ जाना है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें भी पता नहीं कि फलां इशू हो जाए। तो मैंने एक दिन किसी से पूछा यार फलां रेस्टोरेंट से खाना खा के मेरा एक दोस्त था बीमार हो गया, उसने मुझे थोड़ी देर के बाद फ़ोन किया, हालांकि वो खुद डॉक्टर है और कैड में है, कहता यार ये डीजी हेल्थ का नंबर है इस्लामाबाद का, ये उसकी जुरिस्डिक्शन है। तो जुरिस्डिक्शंस भी नहीं पता, ये इसमें बहुत ये जानबूझ के उलझन रखी गई है, इसमें काम बहुत होने वाला है और इससे फ़ायदा सिर्फ एक ही होगा अगर ये क्लियर हो जाए कि लोगों को जो नाकस कोई चीज़ दे रहा है, जो उसने वादा किया था, उसको जो प्रॉमिस था, अगर नाकस से मुझे बता दें इस्लामाबाद के अंदर कौन सी चीज़ खालिस मिल रही है, बस ताकि मैं भी उठ के ले लूंगा। अभी जो ख्वाजा साहब मुझे बताएंगे मैं भी वो ले लूं। देखिए हर चीज़ में गड़बड़, ईंटें नहीं सही मिलती, आप फर्स्ट क्लास ब्रिक ढूंढने जाए आपको वो नहीं मिलती है, आटे में मिलावट है, घी में मिलावट है, दूध वाले से तो कहना पड़ता है कि अल्लाह के बंदे पानी डाले जितना मर्जी है, ये जो बाकी चीजें डालते हो ये सवाल पूछना चाह रहे थे वो पूछे। मेरा सवाल ये था कि आपकी दो सवाल थे आपसे कि जो क्विक रिस्पांस आपकी इंस्टीट्यूशन का है तो वो सरकारी हो क्यों नहीं हो सकता, आपके पास अफरादी कुव्वत ज़्यादा है या क्या मसला, एक तो ये समझा दें। दूसरा ये समझा दें कि ये आपका मेरा ख्याल है मामला ये नहीं है कि फटा पड़ गया अब कौन जाएगा जी अदालतों में, आप तो शायद कहते होंगे कि अच्छा हुआ पड़ गया मैं तो जाता हूँ, तो उसमें क्या आपका वैसे रहा कि मसले हल होते हैं, कंज्यूमर कोर्ट हो गया या कोई और इदारा हो गया? नहीं देखें, जो पाकिस्तान में मैं यानी जो बात कर रहा हूँ ना वो तजर्बे एक्सपीरियंस की बेस पे, जो इदारे कंज्यूमर के हवाले से जो इफेक्टिवली जहाँ से रिलीफ मिल रहा है और जो इदारा काम कर रहा है वो है कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अभी पिछले दिनों एक कंप्लेंट हुई पिंडी में और मैं नाम नहीं लूँगा, एक बहुत बड़ा इदारा जो कि बहुत अमीर इदारा है उसके खिलाफ उन्होंने उनको 50 करोड़ रुपए का उन्होंने कहा अब उनको फाइन कर दिया और वो रेजिडेंट्स ने कंप्लेंट की थी, मतलब कलेक्टिवली 25-30 रेजिडेंट ने कंप्लेंट की किसी भी एक इदारे के खिलाफ। फिर आप ये देखें ये वाहिद इदारा है जिसने DHA को फाइन किया, DHA लाहौर को फाइन किया कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। अभी भी 3-4 बड़े सेंसिटिव इदारों के केस चल रहे हैं कंपटीशन में, इवन वो इदारे जो हैं वो ओन्ड बाय गवर्नमेंट हैं, डिफेंस हैं। ठीक है, तो मेरा ख्याल है इदारे अगर अच्छे लोग उसमें लगा दिए जाएं, उसके जो मेंबर्स हैं या जो चेयरमैन हैं और वो इदारे हमारे ठीक चल सकते हैं और लोगों को रिलीफ मिल सकता है। आपके एक सवाल बेसिक स्ट्रक्चर मौजूद है, बेसिक स्ट्रक्चर मौजूद। अब आपने बात की गवर्नमेंट और प्राइवेट में जो फ़र्क है, देखिए गवर्नमेंट और प्राइवेट में फ़र्क यह है कि गवर्नमेंट में जो बच्चा पहले पैदा हो गया से आप जो है 20 जनवरी को पैदा हो गए और ये हमारे साथ जो बैठे हुए हैं ये हो गए 25 को, आप सारी उम्र सीनियर रहेंगे। ये सिस्टम ऐसा बन गया हुआ है, चाहे आपको कुछ आता है या नहीं आता है। ये जो 5 दिन छोटा था बच्चा आपसे, ये सारा दिन आप सारी उम्र आपका जूनियर रहेगा।
प्राइवेट इदारों में ऐसा नहीं है। यहाँ पर इंसेंटिव मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है परफॉर्मेंस के ऊपर, एज का कोई ताल्लुक नहीं है। सीनियर को वहाँ तो जूनियर को अगर प्रमोट कर दें वो अपना मुकदमे में चला जाता, केस कर देता जाके, स्ट्रक्चर बदलने की जरूरत है। तो हाँ, गवर्नमेंट के देखिए अल्लाह ताला ने कुरान में बड़ा क्लियर कर दिया, क्योंकि अल्लाह ताला से ज़्यादा इंसान की केमिस्ट्री को और माइंड को कोई ताकत नहीं है दुनिया में जो समझती है। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, जिसको कहते हैं स्टिक एंड कैरेट, ये तो कुरान में इसका जिक्र है। जन्नत भी दिखाई अल्लाह ने, दोज़ख भी दिखाई। गवर्नमेंट में अनफॉर्चुनेटली नालायक आदमी भी प्रमोट हो रहा है और लायक भी प्रमोट हो रहा है, और अगर नालायक की प्रमोशन होगी वो फौरन हाई कोर्ट में रिट कर देता है जाके, वो सर्विस ये तो खैर उसका राइट है। गवर्नमेंट रूल कोर्ट करता है 1975 और वो अदालत कहती है। शेख साहब काफी बातें हुई जी, ये आप कोई सा भी सरकारी इदारा देख लें और उसके पैरेलल अगर वही सर्विसेज प्राइवेट इदारा दे रहा होगा तो कोई सरकारी इदारे की तरफ नहीं जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज़्यादा है, मराहत भी ज़्यादा है, सब कुछ ज़्यादा है, लेकिन कोई एतमाद नहीं है। कुछ मसाइल तो ख्वाजा साहब ने बता दिए कि ये हैं, तो कोई इस पर गौर हो रहा है? आसिफ भाई मुझे खुशी हो रही है आज इस प्रोग्राम में भी आके, यकीन करें मेरा दिल खुश हो रहा है। ये पहला प्रोग्राम है कि जो प्राइम टाइम पे आ रहा है, लाइव जा रहा है, और उसमें आप जो नेशनल इम्पॉर्टेंस के इश्यूज़ हैं उनको आप जो है डिस्कस करते बैठे हुए हैं, एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, लोगों को अवेयरनेस आप दे रहे हैं। अदरवाइज़ तो इस टाइम पे सिर्फ एक लड़ाई भिड़ाई का माहौल होता है, और ये मुज़ाकरे और ये टीवी टॉक शोज़ में एक दूसरे को नीचे दिखाने के बाद खुदा मैं आपको सलूट करता हूँ। बहुत बहुत मोहब्बत। खुदा करे कि ये चीज़ हर टीवी चैनल के ऊपर ये एहसास हो कि यार ये जो पब्लिक इम्पॉर्टेंस की चीज़, और ये चीज़ अल्लाह करे कि पार्लियामान में भी आ जाए। देखिए पार्लियामान में भी आए, गवर्नमेंट को भी आप इसके ऊपर तवज्जो दिलाएं, और ये सारी से बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत खुश हूँ इसके ऊपर, और ऐसे प्रोग्राम मैं चाहता हूँ कि ये हूँ। गवर्नमेंट के जहाँ तक तो लोग गवर्नमेंट ऑफ कोर्स इन चीज़ों के ऊपर कॉग्निजेंट है, और हम समझते हैं कि इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। जहाँ पे भी हमारी अगर स्लैकनेस है, हम जहाँ पे भी एक आँख से ओझल कोई ऐसी चीज़ें हैं हमें पॉइंट आउट की जाए, और जैसे ये प्रोग्राम है तो ये चीज़ें लामहला, जैसे आप खुद बैठे हुए यहाँ पे, ये आ रही हैं, एक्सपर्ट्स तक आ रहे हैं, गवर्नमेंट की नज़र में भी आ रही हैं, तो इसके ऊपर काम होगा तो यही हमारी लोगों, आम लोग जो हैं उन तक ये फ़वाइद जाएंगे। जैसे बता रहे हैं कि आप मेडिसिन यूज़ कर रहे थे साल तक, 1.5 साल तक, और उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, और उसके बाद उसको फ़ायदा तो हो रहा था, मार्केट से उठा ले, फ़ायदा तो हो रहा था, तो मैं लेने गया कोई ना कोई, लेकिन आपको बता नहीं रही कि क्या साइड इफेक्ट्स हुए, क्यों उठाई गई। देखिए उसको कोई किसी ने उसको चेक नहीं किया कि भाई क्या वजह थी। सर आपकी हुकूमत होना चाहिए, जो उठता है वो मेडिसिन का लाइसेंस लेके दवाई बनाना शुरू कर देता है। 80,000 मेडिसिन रजिस्टर्ड है पाकिस्तान में, दुनिया में किसी मुल्क में इतनी मेडिसिन रजिस्टर्ड नहीं है। जो आता है हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट का काम है, उसको इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। इसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी काम होगा इंशाल्लाह, मैं भी करूँगा। आप ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सर, इनके ऊपर गवर्नमेंट को बिल्कुल कंसंट्रेट करना चाहिए, ताकि आम लोगों तक ये जो मसाइल हैं उनके हल हों, और ये प्रॉब्लम्स जो फेस हो रहे हैं वो ना हों, और ये एक ऐसा माहौल पैदा हो जो कंपटीशन ऐसा हो कि जो हेल्दी कंपटीशन हो, जिसमें अगर दवाई अद्वियात की जो अक़साम है या आ रही हैं तो उसमें बेहतरी हो, क्वालिटी में बेहतरी हो, और उसमें ये ना हो कि अनचेक्ड चल रही हैं, जैसे प्राइसेस अनचेक्ड हैं, क्वालिटी अनचेक्ड है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे एग्री करता हूँ। अच्छा, ये जो आपके बारे में तस्वीर बन रहा है कि आपके यहाँ सख्त कलामी, बद कलामी मैं नहीं कहता, सख्त कलामी एक मेरिट बन चुका है तमाम सियासी जमातों में। जो ज़्यादा सख्त बोलेगा, दूसरे की दस्तार, दूसरे की इज़्ज़त उसके हाथों महफूज नहीं होगी, उसको प्रमोट किया जाएगा, उसको अच्छा समझा जाएगा कि हाँ ऐसा साड़ा शेर है। अब इस कल्चर में पार्लियामेंट के अंदर भी वही होता है सर, अफसोस होता है। जैसे आज आप खुश हुए, ऐसी कभी हमें भी खुशी होनी चाहिए। हम भी पार्लियामेंट की कार्रवाई देखते हैं, इधर से मुशाहिदुल्लाह खान साहब आके शेर सुना रहे होते हैं, उधर से फवाद चौधरी। यूँ समझ नहीं आती कि 400 लाख रुपया एक दिन का बर्बाद करके इस कौम के टैक्स के पैसों से ये हो क्या रहा होता है सर? सही कहते हैं आप। देखें जो पॉलिटिकल टेम्परेचर होता है ना, बेसिकली गर्म करने वाली अपोजिशन होती है। हम ये पहली दफ़ा की गर्म करने वाली हुकूमत है। आपके अलीफ भी ये कह रहे हैं कि इस दफ़ा पॉलिटिकल टेम्परेचर माउंट करने वाली हुकूमत खुद है। तीरा रहा है जनाब। लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब जब भी आते हैं वो कम से कम 40-45 मिनट की तकरीर करते हैं, और अपने दिल की भड़ास और गवर्नमेंट को गाली तक नहीं देते, बाकी जो कुछ आता है उनको कह जाते हैं, और फिर जब हमारा कहने का टाइम आता है उसके बाद उठ के चले जाते हैं। ये तरीका नहीं होना चाहिए। अब जब आप कह के गए तो फिर आपको सुनना भी चाहिए, इसलिए हमें तो क्लैरिफाई करना होता है
कि अब हमें अपनी पोजीशन को बताना होता है कि भाई हम ये स्टैंड करते हैं, आपका ये पॉइंट था, हमारी उसकी ये क्लैरिफिकेशन आपको सुनना भी चाहिए भाई। इसके कि आप आज देखिए जी ख्वाजा आसिफ साहब, मेरे ख्याल में मैं तो खैर देर से गया हाउस में, और जब गया तो ये शुरू थे, और उसके बाद तकरीबन आधा घंटा उनकी तकरीर रही, और उसमें उन्होंने यही गवर्नमेंट को लताड़ते हुए। ये रोज चाहते लोगों को कैसे मौका मिल जाता है बात करने का, बाकी बात नहीं करना चाहते? देखिए उधर से ऑल सिटीजंस आर इक्वल, तो ऑल एमएनए शुड आल्सो बी इक्वल ना। कोई चंद चेहरे हर सेशन में आते हैं पोशाकें पहन के, तेरी ऐसी तैसी। आसिफ साहब एक छोटी सी बात है, मैं सराहता हूँ, मैं जरा इस बात का जवाब ऐसा नहीं है। देखिए बात ये होती है कि स्पीकर साहब को ये देखना होता है कि जो पार्टीज हैं उनके हेड्स को कोशिश करते हैं कि वो उनको मौका देते हैं कि जो वहाँ पे लीडर्स बैठे हुए हैं, अब जैसे लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब हैं, वो आज नहीं थे, तो उन्होंने ख्वाजा साहब को मौका दिया। फिर उसके बाद उनने जनाब उनको अपना 3-4 आपके हैं 3-4 उनके हैं सर, उसी में बाकी का मैच खेला जा रहा है। साहब को मौका दिया। उसके बाद हमारे यहाँ से क्लैरिफिकेशन के लिए भी मौका होना चाहिए ना। अब ये कि आप कहें कि वो हमें, मैंने उनको गालियां आए दिल में, जो भी है वो हम कहते रहे। अच्छा, अभी पार्लियामेंट का आगे माहौल इसी तरह पार्लियामेंट का टेम्परेचर इसी तरह बढ़ता रहेगा, या आगे कोई आम आदमी के मसाइल के ऊपर भी बात होगी? नहीं, आम आदमी नवाज शरीफ साहब के लिए तो खुसूसी मेडिकल यूनिट भी बन गया, अस्पताल भी बन गया, मुल्क से बाहर भी भेजा जा रहा है, आउट ऑफ बॉक्स आपकी इंसानी हमदर्दी भी जाग गई। जेलों में 140 लोग मर गए बीमारियों से। आप सिर्फ असेंबली को देख रहे होते हैं या सेनेट के माहौल को देख रहे होते हैं, उसके साथ साथ में जो स्टैंडिंग कमेटीज हैं असल काम वो कर रही होती है, जो लेजिस्लेशन होती है सारा काम वो करती हैं, और उसमें काम हो रहा है। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि वहाँ काम नहीं हो रहा। वहाँ पे जब भी कमेटीज बैठती हैं वो लेजिस्लेशन करके उठ रही हैं, और वही लेजिस्लेशन आके आती है हाउस में, फिर आके वहाँ से पास होती है, तो वो काम हो रहे हैं। वो जब से कमेटीज बनी है उसके ठीक है, आम आदमी के मसाले से थोड़ा सा बिट पोलिटिकल। मैं छोटी सी एक बात करना चाहूँ। अच्छा करें। हम इस्लाम की बात भी करते हैं, रियासत मदीना की बात भी करते हैं। अब्दुल्ला बिन अबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इतनी नाज़ेबा गुफ्तगू वो करता था, जब वो मर गया तो आपने उसका जनाजा पढ़ाने का ऐलान किया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मना किया। आपने कहा नहीं उमर तुम मत बोलो। आपने उनका जनाजा पढ़ाया, उसके मुंह में जब वो डेड बॉडी की अपनी थूक लाभ मुबारक वो मुबारक लगाई, और अपना कपड़ा उसके जो चादर आप ओढ़ते थे वो उसके कफन में उसको लाया, जस्ट के वो अल्लाह उसको बख्श दे। हम उस नबी के फॉलोअर हैं, और हम अगर जैसे अभी हमारे मोहतरम दोस्त कह रहे थे कि वो अपोजिशन का या टेम्परेचर ये करता है वो करता है, देखें हम उस नबी के फॉलोअर्स हैं, उनका इखलाक जो है वो हमारा रोल मॉडल है। तो हम क्या ये जो अखलाक तो खैर ये जो नहीं हम अखलाक, लेकिन वो नजर उसका पर तो भी नजर नहीं आता। लेकिन हमारे लिए जो ड्यूटी है वो आपकी सुन्नत की कोशिश करना है, फॉलो करना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो क्या हमारे जो लीडर हैं, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जो इस्लाम की बात भी करते हैं, अल्लाह की बात भी करते हैं, रसूल की करते हैं, उनको ये नहीं फॉलो करना चाहिए कि वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अस्वा हसना और जो उनकी सीरत है वो उसकी कोशिश तो करें। हमारा अखलाक वैसा होना चाहिए, ये तो अखलाक नहीं होना चाहिए हमारा। अच्छा, वो जो रियासत मदीना के प्रिंसिपल्स थे, उसमें तो फरात के किनारे मरने वाले कुत्ते की रिस्पांसिबिलिटी, मैं आ रहा हूँ ना पॉलिटिकल पे, जरूरी है सर उसूल को फिर आप पॉलिटिकल के ऊपर नाफिज करें ना। फरात के किनारे मरने वाले कुत्ते की जिम्मेदारी भी खलीफा से पूछी जाती थी। यहाँ पे अल्लाह मियाँ नवाज शरीफ साहब को सेहत दे, वो बहुत काबिल एहतराम आदमी है, लेकिन जेलों में और कैदी भी पड़े, 145 कैदी जेलों में मर गए, खवातीन के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कैंसर के पेशेंट्स भी पड़े हैं। तो फिर रियासत मदीना का तकाजा तो ये है कि आप मियाँ साहब का एक इशू आया, आप उसको हल करने के बाद कानून साजी करें और जेलों में सारे बीमारों के लिए। एग्जैक्टली। और मैं आपको बताऊं, अल्लाह ना करे कोई शख्स जेल में जाए, चूँकि हम माजी में जब तहरीकें चलाते थे मार्शल लॉ के ख़िलाफ़, तो हम लोग जेलों में जा चुके हैं। तो जो जेलों में हालत होती है लोगों की, मैं कहता हूँ सही अल्लाह याद आता है वहाँ जाके। वहाँ जाना चाहिए हर आदमी को। मैं समझता हूँ 15 दिन का कोर्स करना चाहिए। नहीं जाना चाहिए। शेख साहब बैठे हुए हैं, उनकी हुकूमत आजकल वैसे गुस्से में है। सबको जाना चाहिए। नहीं, हमें देखना चाहिए क्यों जाना चाहिए? नहीं, देखें जेलों में हर आदमी मुजरिम नहीं है।
मुलजिम भी हैं, हाँ, मजलूम अंडर ट्रायल भी हैं, को तो जेल में होना ही नहीं चाहिए, अंडर ट्रायल को तो होना ही नहीं चाहिए जेल में। देखिए इवन जो शख्स जिसको पनिशमेंट है वो कोई कंडेम्ड तो नहीं वो है। शेख साहब कहिए क्या मुल्क में जेलों का जाल बिछा देंगे जेल में भेजने की बात ना करें जी। आसिफ साहब, एक तो मैं ये 3 पॉइंट्स हैं, मुख्तसर 5 मिनट में उसको समराइज करूंगा, लेकिन जेल वाली बात 3.3 मिनट में कर दें अगर। अच्छा, ये जो जेल वाली उन्होंने बात की, इवन कल वफाकी मुहतसिब की जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई है, 77,000 लोग जेल में हैं इस वक्त, हाँ। और कैपेसिटी तकरीबन 40,000 की। बिल्कुल। और बहुत सारे ऐसे हैं जिनका भी या तो केस शुरू नहीं हुआ, अंडर ट्रायल है। और एक बात ये कहा जाती है, इवन पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स कहते हैं कि जेल में अगर कोई छोटी मोटी चोरी का बंदा चला जाए और 3-4 महीने रह ले तो एक बड़ा मुजरिम बन के निकलता है। तो ये एक बड़ा अकेडमियां खुली हैं, एक इमर्जिंग इशू है कि वो बाकायदा उसको टॉन्ट किया जाता है कि अच्छा तुमने चोरी की, और वो तो एक आई थिंक ये बहुत सीरियस अबव पॉलिटिक्स इसको देखना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे भी देखना चाहिए। आपने भी जैसे कहा, जो 3 पॉइंट्स मैं कहना चाहूँगा, एक तो ये कि कंज्यूमर कोर्ट्स की अफादियत का इससे भी आप अंदाज़ा लगाएं कि 5 से 6 हज़ार केस सिर्फ पिछले साल सॉल्व हुए हैं, और 5 से 6 हज़ार केस सॉल्व हुए हैं। इवन जो अदालतों का, मैं आपको सिर्फ 3 मैंने मिसालें लिखी हैं। एक बहुत बड़ा स्कूल था, उसके वालिद ने कंप्लेन की कंज्यूमर कोर्ट में कि क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिली, क्योंकि देखिए कंज्यूमर के 3 मेन इश्यूज होते हैं, क्वालिटी, प्राइस, उसकी एक्सेस, यानी वो अवेलेबल भी होना चाहिए, मेयारी कीमत का होना चाहिए और मुनासिब कीमत पे हो। तो वो उसके वालिद साहब ने कहा कि जी मेरे जो बच्चे फेल हो गए, इनको सही तालीम नहीं मिली, और अदालत ने पूरा उसका रिकॉर्ड 1 साल का होमवर्क मंगवा के, टीचर्स के CVs मंगा के, कैपेसिटी के आपने तो कहा था प्लेग्राउंड हो, प्लेग्राउंड नहीं, पूरे साल की फ़ीस वापस करवाई और 20,000 रुपये उसको स्कूल को फ़ाइन किया। इवन रावलपिंडी शहर में एक बहुत बड़ी जगह से किसी ने बॉडी स्प्रे खरीदा, उसको एलर्जी हुई, तो कोर्ट ने उसको 50,000 फ़ाइन किया कि आपने एक्सपायरी डेट का प्रोजेक्ट क्यों रखा है। तो इवन जो कंपनीज होती हैं जो इंटरसिटी जाती हैं, वहाँ से किसी का सामान चोरी हुआ, वो भी कंज्यूमर कोर्ट में गया, तो रिलीफ तो मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिल रहा, कुछ केसेस में मिलता है, कुछ में नहीं मिलता। तो ये एक पॉजिटिव साइड है। तो वो उसमें एक और चीज़ ये है कि कंज्यूमर कोर्ट में आपको वकील करने की जरूरत नहीं है, अगर आप सादा कागज पे भी वो तो कहीं भी जरूरत नहीं है, आप खुद जा सकते हैं। सिर्फ इसमें एक चीज़ होनी चाहिए जो मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जो से कहना चाहूँगा कि आपके पास रसीद होनी चाहिए। यहाँ पे 1 मिनट के लिए रुकिएगा। जज साहब ये कह रहे हैं कि वकील होने की ज़रूरत नहीं है, मिर्ज़ा जवाद बेग साहब से ये पूछते हैं कि आम आदमी को तो ये नहीं पता, जैसे ख्वाजा साहब कह रहे थे कि भाई किस मसले पे किस फोरम पे जाना है, तो ये कानून के अंदर लिख देना कि आपको तो वकील की ज़रूरत भी नहीं है। जी अजीज़ हमवतनों, खुद आगे चले जाओ, वो अजीज़ हमवतनों को पता होगा भाई मैंने किस फोरम पे जाना है, तो वो वकील के बगैर जाएगा ना। अब मेरे ख्वाजा जैसा बंदा अभी पहले पूछेगा कि भाई साहब इस मसले पे कहाँ जाना है, ये हॉस्पिटल का मसला है, जनरल स्टोर का मसला है, मेडिकल स्टोर का मसला है, होटल का मसला है, कहाँ जाना है, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है सर निज़ाम? पब्लिक प्लेसेस के ऊपर मुतलका मसलन जनरल स्टोर में कोई गया, बैंक में कोई गया है, हॉस्पिटल में कोई गया है, वहाँ पे ये पब्लिक मैसेज क्यों आवेज़ा नहीं है कि यहाँ पे सर्विसेज या कंडक्ट के ऊपर आपको कोई शिकायत है तो आप फलां जगह पर जाइए? ये कानून बनाकर छुपा क्यों लिए जाते हैं मिर्ज़ा साहब? मैं अर्ज़ करता हूँ, बात यह है कि ये जो लिखा हुआ है ना कानून में कि वकील की ज़रूरत नहीं है, मैं समझता हूँ कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल और कंज्यूमर के जितने भी इदारे हैं उनको चाहिए कि इस बात को हाईलाइट न किया करें, ये ना कहा करें कि वकील की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि उसी कानून में ये बात लिखी हुई है कि अगर आप वकील करेंगे, जितनी फ़ीस का सर्टिफिकेट वकील देगा वो फ़ीस जीतने की सूरत में आपको दूसरी पार्टी से लेके दी जाएगी, उससे रिकवर कराई जाएगी इन एडिशन टू द फाइन, जो उसको फ़ाइन हुआ है, जो उससे मुआवजा लेके दिया जा रहा है। वकील की फ़ीस फर्ज करें वकील ने 5,000 लिए, 10,000 लिए और फीस सर्टिफिकेट वो 1 लाख का दे देता है, 1 लाख उसको दिलवाया जाए। इसलिए इस बात को इनकरेज नहीं करना चाहिए कि वकील की जरूरत नहीं है। उससे पूछा नहीं जाएगा कि तुमने लिए 5 और सर्टिफिकेट तुमने लाख का दे दिया। जीतने की जीतने की सूरत में यानी उसको सर्टिफिकेट में झूठ बोलने की आज़ादी है, उसके मुआवजे में शामिल होगा, जो उसको मुआवजा दिलाया जाएगा दूसरी पार्टी से, तो उसमें वकील की फीस का सर्टिफिकेट के मुताबिक वो पेमेंट उसमें शामिल होगी। ठीक है, तो क्यों लेकिन ये कम्प्लिकेशन कैसे हल होगी सर? लोगों को कैसे पता चलेगा? ये पता करने के लिए कि मैंने किस फोरम पे जाना है आपको 2-3 दिन लग जाएंगे सर। वही मैं बात कर रहा हूँ कि ये बात नहीं करनी चाहिए कि वकील की, वो तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन करें। पता कैसे चले कि मैंने कहाँ जाना है? मुझे कैसे पता चलेगा? मैं होटल पे खाना खाता हूँ, बासी खाना सर्व करते हैं, मेडिकल स्टोर पे जाता हूँ, गंदी एक्सपायर्ड दवाई देते हैं, गैर रजिस्टर्ड मेडिसिन दे देते हैं, मुझे पता ही नहीं कि मैंने इसके खिलाफ कहाँ जाना है सर। मुतलका जगहों के ऊपर बोर्ड्स क्यों नहीं आवेज़ा होते? इसके लिए ये है कि जहाँ भी कंज्यूमर कोर्ट है उसके साथ ही एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल बनाई गई है। इसी तरह प्रोविंशियल लेवल पे भी सर अब कौन जाए कि वो एक काउंसिल बाकायदा अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं, उनकी बाकायदा पब्लिकेशन होती हैं,
उनके ये ऐसे ही चलाते हो कि जैसे ममनून हुसैन साहब हमारे सदर में करप्शन के खिलाफ वो चलाते थे, वॉक करते थे, किसी को जज साहब बाहर नहीं पता टेलीफोन सर्विस होनी चाहिए। आप फोन करें, जगह के ऊपर होना चाहिए। आप उनको फोन करें कि जी इस नंबर पे कॉल करें कि जी मैं खाना खा के बीमार हूं, तो किसको फोन करें? साहब वैसे एक काम तो करवाइए, याकूब साहब, शेख साहब पार्लियामेंट में ये बिल तो प्लीज कर देना कि आप मुतलका जगहों के ऊपर, नुमाया जगहों पे, कॉन्स्पिशियस प्लेस के ऊपर ये लगा दें कि भाई आप हॉस्पिटल में आ गए हैं, यहाँ की शिकायत यहाँ जाएगी, आप बैंक में हैं यहाँ की शिकायत यहाँ जाएगी, आप होटल में हैं यहाँ की शिकायत यहाँ जाएगी, होटल का जो रसीद आपको देते हैं वो उसके नीचे लिखा होगा हमारी शिकायत के खिलाफ इस नंबर पे आप करते हैं, ये तो करवा दें सर। बहुत आला आपने मशवरा दिया है। इसके ऊपर लेजिस्लेशन होनी चाहिए और फ़ौरन से पहले इसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। मैं आपसे एग्री करता हूँ। साथ साथ में मैं ये भी गुजारिश करूँगा कि देखें, जैसे आप पहले भी जिक्र कर रहे थे, जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स अभी तक हैं, बट टू नॉट एक्सटेंड वी हैव सॉल्व द प्रॉब्लम और इंशाल्लाह वेरी सून हम समझते हैं कि एक स्ट्रीमलाइनिंग जो हम करना चाह रहे थे ब्यूरोक्रेसी की, वो हमने कर ली हुई है और आप देखेंगे कि इसके ऊपर बहुत तेज़ी के साथ अपना एक जो वो आके भरपूर तरीके से काम करेगी इंशाल्लाह। हाँ, अलबत्ता जहाँ तक जुडिशरी के मामलात हैं उसके ऊपर आप बंदा क्या कहे कि कोई शक नहीं है कि यहाँ ऐसे मामलात हैं कि यानी 20-25 साल तक तादाद बढ़ाए ना, जजों की तादाद बढ़ाए आप, जजों की तादाद बढ़ाएं। आप जाएं जरा 250 केस एक जज के पास, 250 की बात करते हैं आप डेली के हिसाब से देखें तो पाकिस्तान में मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं, 10,000 केसेस रजिस्टर होते होंगे, आप डिस्पोज ऑफ करते हैं 400 केसेस, तो बाकी कहाँ जाएंगे? बैकलॉग होगा ना। अभी बैकलॉग को हल करने के लिए, इसको रिजॉल्व करने के लिए कोई बाहर से फरिश्ते तो नहीं आएंगे, इन्हीं जजेस ने। आप देखिए आपकी पार्टी का नाम तहरीक इंसाफ है, इंपॉर्टेंट जो है वो ये है, एक जज साहब के साथ में बैठा हुआ था, जैसे जज साहब यहाँ भी बैठे हुए, ये भी इससे एग्री करेंगे। वो मुझे बता रहे थे, कहते हैं यार 70 to 75% जो केसेस है वो फॉल्स होते हैं, वो गलत फाइल किए जाते हैं। अब उसके ऊपर कोई सजा नहीं है, आप मामूली सी है, लेकिन इस पे भी देखिए, इस पे भी अगर आप असेंबली में कर सकें तो ये भी कार्य खैर होगा। हमारे यहाँ होता क्या है, आप जब अंडर ट्रायल प्रिजनर को जेल में रखते हैं तो इससे झूठी FIR का कल्चर है कि यार इसको आखिर में सजा हो या ना हो, नॉन अवेलेबल इसके ऊपर डालो, कुछ दिन तो जेल में गुजार के आएगा। आप अंडर ट्रायल को जेल में क्यों डालते हैं? आप उससे रीजनेबल किस्म की गारंटी लें, जैसे मियाँ साहब से आप मांग रहे हैं, जो उन्होंने आपको देनी कोई नहीं है, तो इस तरह की आप हर आदमी से लें, सिवाय एक हीनियस क्राइम है उसमें किसी आदमी को पकड़ लें। आपने जेलों को ओवर क्राउडेड किया हुआ है, आपको हुकूक इंसानी सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ साहब की याद आते हैं क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर आता है, याकूब शेख साहब। कोई आम आदमी का भी सोचें कि इसके ऊपर भी कुछ करें। यही तो चीज़ है। अब देखें, हम तो यही कहते हैं कि ये कवानीन अगर आप कहते हैं कि मियाँ साहब के लिए बनाए जाएं और आम बंदा उसी तरीके से पिसता रहा जैसे पिस रहा है, कोई उसका जुर्म नहीं है, ना हाथ गुनाह ना पाँव गुनाह, और वो पड़ा हुआ जेल में सारा तक पड़ा हुआ, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। ये बड़ी तवज्जो तलब एक चीज़ है और हमारी गवर्नमेंट में ये मैंने बारहा। अच्छा, इन दो में से कोई एक बिल तो आप मूव कर देना। मैं अंडर ट्रायल प्रिजनर्स का नहीं तो कंज्यूमर्स वाला कम से कम पता हो। मैं बिल्कुल वादा करता हूँ, मैं अपने पार्ट पर जो भी मेरा होगा पार्टी के लेवल पर भी बात होगी। और एक चीज़ होती है कि जब इदारा खुद उसको इनिशिएट करे, यानी आप ऑन कर लेना। जुडिशरी में देखें आप अभी जो जज साहब हैं जनाब खोजा साहब, इनकी उसमें सुपरविजन में हम देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, जैसे उन्होंने बहुत केसेस निपटाए और बहुत कॉम्पिटेंट जज है। ये बड़ा इंसान को एनकरेज होता है इस चीज़। लेकिन जब ऐसा हो गया यार 5 साल तक 5 चीफ जस्टिस आए और उन्होंने किसी ने अंडरटेक करने की कोशिश नहीं की। नहीं, देखिए लेजिस्लेशन आप करेंगे, उस लेजिस्लेशन के मुताबिक फैसले अदालतों ने करने। आपने मिसाल देता हूँ मैं एक छोटी सी, आपने पेट्रोल पंप्स की बात की इमरान खान साहब ने कि पेट्रोल पंप्स के ऊपर टॉयलेट्स साफ होने चाहिए। बाज़ लोग इसके ऊपर हंसे, लेकिन ये हंसने वाली बात नहीं, ये बहुत संजीदा बात। ख़वातीन भी सफ़र कर रही होती हैं, पब्लिक टॉयलेट्स का पाकिस्तान में कोई निज़ाम नहीं है, बहुत बेहुदा यहाँ पे सिस्टम सा बना हुआ है। और नीचे आपने नंबर दिया कि अगर कहीं पे प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पे फ़ोन करें। ये बहुत बड़ा काम था, भले बाज़ लोग इसको छोटा समझें। तो जिस तरह आपने पब्लिक टॉयलेट्स का पेट्रोल पंप्स के ऊपर नंबर दे दिया, इसी तरीके से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि कोई कानून साजी हो जाए कि हर जगह पर नंबर लिखा हो, मेडिकल स्टोर पे, होटल पे, बेकरी पे, कि शिकायत है तो इस नंबर पे करें। फिर देखें कि लोग शिकायत करते हैं कितनी और सिस्टम ठीक कैसे होता है। इनवॉइस के ऊपर प्रिंटेड, हाँ, इनवॉइस के ऊपर प्रिंटेड हो। एग्री करता हूँ आपसे, ये चीज़ होनी चाहिए। जी। मैं गवर्नमेंट के लिए 3-4 से रिकमेंडेशंस बड़ी जो मेरे ख्याल से डूएबल हैं और बहुत रेलेवेंट है। पहली चीज़ जो है, जो आपने बात की ना आगाही,
कानून में ये था कि कंज्यूमर कौंसल बनेगी, कौंसल का काम होगा, कोई डिसएमिनेशन करेगी और वो अपने बारे में बताएगी। तो इस वक्त बलूचिस्तान में कौंसल नहीं है, सिंध में कौंसल नहीं है, और वो जो उस कौंसल को थोड़ा सा इफेक्टिव, यानी कौंसल में जो रिप्रेजेंटेशन थी उसमें थोड़ी सी इफेक्टिवनेस एटलीस्ट 2 सूबों में तो हो सकती है, क्योंकि सर पंजाब में और KPP आपकी गवर्नमेंट कौंसिल में बंदे अपने एडजस्ट करने के अलावा उसने क्या काम करना है सर? सिंपल सा नंबर दें सर, वो देखिए एक कौंसिल बनेगी, फिर एक सब कमेटी बनेगी सर, फिर एक ज़ेली कमेटी बनेगी। ऐसा नहीं है, कंज्यूमर कौंसिल एक बाकायदा जो जज साहब ने जिक्र किया उसका काम ही ये था कि कंज्यूमर के बारे में जुडिशियल फंक्शन है, एक तो वो उसको जुडिशियल फंक्शन भी है, ओके, उसको इफेक्टिव बनाया जा सकता है। दूसरी चीज ये है कि जो कंज्यूमर की अदालतें इस्लामाबाद में नहीं है, कम से कम इनकी गवर्नमेंट है, अब वो बना सकते हैं कि इस्लामाबाद में एक डेडिकेटेड कोर्ट हो, क्योंकि 1995 में कानून साजी हुई थी। आप देख लें 24 साल गुजरने के बावजूद इस्लामाबाद में नहीं बना, सिंध में 2014 में हुई है। इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में वकला के बैठने की जगह कोई नहीं है, वो पार्किंग में बैठे हुए हैं। ऐसा शहर आबाद हुआ कि जिसमें कोई ऐसा निज़ाम ही नहीं रखा। और तीसरी चीज ये जो जवाद साहब ने भी बात की कि जो लॉज में थोड़ी सी देखें, हम लॉज अगर 10 साल पहले बना, अब जैसे ई-कॉमर्स का ट्रेंड है, ई-कॉमर्स की पॉलिसी आई और हम क्योंकि उन मीटिंग्स में गए तो हमने ये प्रपोज किया कि ई-कॉमर्स के लिए बजाय इसके कि सेपरेट कोड बनाएं, आप कानून के अंदर लिख दें कि प्रोडक्ट्स एंड ऑनलाइन प्रोडक्ट्स भी कर दें ताकि वो भी इसके जुमरे में आ जाएं। क्योंकि अगर आपने कोई चीज़, क्योंकि देखें आप प्राइस, क्वालिटी और एक्सेस की वजह से कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन अगर आपने ऑनलाइन चीज़ खरीदी फिर जा सकते हैं कि नहीं, तो उसको क्लियर कर देंगे। ऑनलाइन का तो हर केस जो है वो कंज्यूमर कोर्ट का केस है। अगर सिर्फ लॉ के अंदर क्योंकि अमेंडमेंट हो जाए तो ये चीज़ सर बहुत आसानी से हो सकती है। एक चीज़ और सर जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि गिलगित और AJK में कंज्यूमर का कानून भी नहीं है और RTI का कानून भी नहीं। ये गवर्नमेंट क्योंकि KPK में तहरीक इंसाफ ने RTI का कानून लाया और अब 2 साल हो गए, तो देखिए गिलगित में एंटी टेररिज्म एक्ट तो लगा हुआ है और ये नहीं लगा हुआ जो कंज्यूमर राइट्स नहीं है। ये और दूसरी बात ये मैं आता हूँ, आखिर में आपकी तरफ आऊंगा। कंज्यूमर लॉ भी नहीं है, कोर्ट भी नहीं है, और RTI का लॉ पाकिस्तान के 4 सूबों में है, फेडरल में भी है, आइन में भी आ गया, राइट टू इंफॉर्मेशन, लेकिन GB के अंदर और AJK में नहीं है। तो खालिद साहब जब इनसे बात करते हैं तो ये कहते हैं हमें टैक्स आएगा तो हम आपको सर्विसेज देंगे ना। टैक्स में एक तजवीज़ आई थी, पता नहीं किसने दी थी, कि जो किसी शहर के 10-15 बड़े टैक्स पेयर्स हैं वो उस शहर के बजट के फैसला साजी में भी शामिल, ब्यूरोक्रेसी को भी ताकि पता हो कि जो हम अल्ले तल्ले कर रहे हैं 80-100 करोड़ रुपया मैं कहीं से पढ़ रहा था, पेट्रोल पे फूंक दिया। अब ज़रा जाए देखें, आपको खैर क्या कहना कि क्या देखें आप। तो ये जिनसे टैक्स लिया जा रहा है, ये जो टैक्स दे रहे हैं वो फैसला साजी में भी अगर हर शहर की सतह पर शामिल हो तो ऐसा भी कोई मैकेनिज्म होना नहीं चाहिए। टैक्स कोई दे और 80-80 कनाल के घरों में ब्यूरोक्रेसी आपकी रह रही हो। 114 कनाल, 115 कनाल, 154 कनाल का वाइट हाउस है और 104 कनाल का सरगोदे के कमिश्नर साहब का महल। देखें एक्चुअली तो थ्योरेटिकली तो ऐसे ही हो रहा है, जैसे जब टैक्स के ऊपर कोई काम हो रहा होता है तो वो चैम्बर्स के लोगों से बात करते हैं। वो नहीं टैक्स लेने पे मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि टैक्स तो आपने ले लिया, अब टैक्स लगाना कहाँ है, किस मद में पैसे जाएंगे, उस फैसला साजी में भी आप टॉप 10 या 20 या 5 टैक्स पेयर्स को रखें। वो तो देखें, वो तो सिटी की अगर टेक्निकली देखा जाए तो इस्लामाबाद जो है ये इसका एक मेयर है, लाहौर का इस तरह एक मेयर है, फैसलाबाद का मेयर है। मेयर ने अपने शहर के ऊपर कुछ इदारे हैं मेयर के अंडर है, टैक्स की डिस्ट्रीब्यूशन का तो निज़ाम ऑलरेडी बना हुआ है कि इसका इतना % पैसे जो है वो डिफेंस में जाएंगे, इतने % इस महकमे को मिलेंगे, इतने कॉरपोरेशंस को मिलेंगे। मुसीबत जो है वो ये है कि मुसीबत ये नहीं है कि पैसा जो टैक्स का, देखें लोगों को लोग टैक्स दें, लोग टैक्स दें, खत्म हो रहा है, लोग टैक्स दें, हाँ। उनको इन रिटर्न क्या मिल रहा है? मिसाल के तौर में मोटी मिसाल, पुलिस जो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पुलिस ने देनी है, इंसाफ जो अदालत ने देना, अदालत इंसाफ ना दे, मतलब अदालतों से इंसाफ ना मिले ओवरऑल ड्यू टू एनी रीजन, पुलिस जो है वो आप जाएं तो वो आपकी FIR दर्ज ना करें और दर्ज करें तो मुलजिम से पैसे ले लें और आप धक्के खा रहे हैं, आपसे भी लेके दर्ज करेंगे, ठीक है। तो फिर आप किसी को इंसेंटिव क्या दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? बिल्कुल एक सवाल जो खालिद साहब ने किया बड़ा अहम सवाल है याकूब साहब। दूसरा सवाल ये कि जो आपकी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस हैं जिससे मेयर बनते हैं, उसमें अगर 5 नशिस्तें काउंसलर्स की या जो भी आप उसे कहते हैं 5 टैक्स पेयर्स उस जिले की रख लें तो उसमें क्या हर्ज है, वो भी फैसला साजी में शामिल हो जाए। भाई हम 5 बड़े टैक्स पेयर्स हैं, हम भी बैठे हैं यहाँ बात करें। आज आप सारे मेरे दिल की बातें कर रहे हैं, आज मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं बखुदा। आज आपने वो बातें की, देखिए ये असेंबली में कोई आपने हमारे दिल की देखिए, मैंने स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में बताएंगे 2 ये चीज़ की और मैंने पॉइंट्स दिए उनको।
एक तो जो आपकी बात में जवाब दूंगा कि हर कोई ये समझे कि यार ये असेंबली में आप पहले लेके तो आए, आप हमें बताएं ना, आप रहनुमाई हमारी करें कि ये एक बिल आप लेके आएँ और आप हमें सजेस्ट करें, मैं हाजिर हूँ। जो आप कभी मुझे कांटेक्ट करें, मेरा नंबर आपके पास मौजूद है। अब बात आती है कि जो टैक्स पेयर की जो इंपॉर्टेंस है, देखिए पैसा लगाने के लिए 500 रुपये बच्चे को देना, वो आधे घंटे के अंदर लगा के आ जाएगा और आपसे कहेगा कि मैंने क्या, आपको बता भी नहीं पाएगा। पैसा कमाना बड़ा मुश्किल काम है सर। जो डॉलर लेके आता है, जो रेमिटेंस करवाता है, जो एक्सपोर्ट्स करते हैं, उनकी बड़ी हैसियत होनी चाहिए और हर कंट्री में उनकी हैसियत होती है। मैं ये कहता हूँ कि जो भी बड़े टैक्स पेयर्स हैं, जो भी बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, जो भी बड़े फॉरेन एक्सचेंज अर्नर्स हैं, उनकी रिकॉग्निशन होनी चाहिए कंट्री लेवल के ऊपर, और उनकी उसी तरीके से उनको प्रिविलेज कार्ड होने चाहिए। ठीक, तो ये बहुत कुछ होना चाहिए। अच्छी बात है, प्रिंसिपल आप एग्री कर गए, होनी चाहिए, यादगार होनी चाहिए उनके नाम से, तब जाके आप कहेंगे कि आपने उनकी नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं होनी चाहिए। 28 तालीमी इदारों के नाम इन 2 भाईजानों के नाम पर हैं, वो भी बदल दें, वो भी मेहरबानी कर दें। नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज, मोटरवे पे चलते जाएंगे, कितने नाम आपको मिलेंगे। चलिए बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आप सारों मेहमानों का। आप तशरीफ लाए, इजाज़त चाहते हैं आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।